फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारुफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं टाइप टूल तक। टाइप टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट T है, इस सब पैनल के अंदर 4 डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। इन सब का कीबोर्ड शॉर्टकट T है। अगर आप इन सब को बारी बारी अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहें तो फिर आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखना पड़ेगा, और जब आप बार बार T को प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे टूल्स जो हैं ये साइकिल थ्रू होना शुरू हो जाएंगे। टाइप टूल जो है ये आपका कॉमन टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, एडोबी के तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर, कोरल ड्रॉ, इसी तरीके से जो भी डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है या जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जहाँ पे आपने टाइपिंग करके कुछ लिखना है, वहाँ पे आपको ये टाइप टूल या टेक्स्ट टूल जो है ये नजर आएगा। उर्फ़े आम में इसको हम फॉन्ट भी कहते हैं, टेक्स्ट भी कहते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो टाइप है। अब टाइप जो है वो दरअसल लेटर्स का या कैरेक्टर्स का मजमूआ आप इसको कह सकते हैं। अब टाइप टूल को समझना एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब तक आपको टाइपोग्राफी की बेसिक्स का पता नहीं होगा, आपको ये मालूम नहीं होगा कि टाइप जो है ये दरअसल क्या इम्पैक्ट डालता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रोफेशनल वर्ल्ड में सरवाइव करना। टाइप की सिलेक्शन और इसकी पेयरिंग के लिए भी वही फार्मूला इस्तेमाल होता है जो हम कलर्स के लिए यूज करते हैं। कलर्स के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, कलर्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, कलर्स ऐसे हों कि जो आपकी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, कलर्स ऐसे हों जिससे इंसानी जज्बात को, एहसासात या महसूसात को एक तहरीक हो, या जिसको देख के इंसान की आंखें जो है वो खास मैसेज तक पहुंच जाए, जहां पे डिजाइनर्स जो है वो अपने व्यूअर्स की आंखों को लेके जाना चाहता है। जिंदगी का कोई भी पहलू हो, जब तक उसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी, तवाज़न नहीं होगा, उसके अंदर हार्मनी पैदा नहीं होगी। जब उसके अंदर हार्मनी नहीं होगी तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो टाइप हो, कलर हो, या जिंदगी का कोई मामला हो, या जिंदगी का कोई रिश्ता हो, कोई ताल्लुक वास्ता, उसके अंदर एक बैलेंस बड़ा जरूरी है, एक तवाज़न की कैफियत होनी चाहिए। जब तवाज़न खराब होता है तो जिंदगी का हुस्न मान पड़ जाता है। इसलिए बतौर ग्राफिक डिजाइनर के जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो इन बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। ये फंडामेंटल चीजें हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस कलर के साथ कौन सा कलर जो है वो बेस्ट मैच करता है, किन दो कलर्स का आपस में कंट्रास्ट है, कौन से कलर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, या कौन सा कलर ऐसा है जो दूसरे कलर के साथ किसी ग्राफिक डिज़ाइन के प्रोजेक्ट में बेहतर सूरत में नज़र आ सकता है। यही सिलसिला टाइप टूल के हवाले से भी है। कौन सा फॉन्ट हेडिंग में इस्तेमाल होगा, कौन सा फॉन्ट जो है वो आपको बॉडी कॉपी में या कंटेंट में आप इस्तेमाल करेंगे, सब हेडिंग किसकी होनी चाहिए, कितना उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए, क्या उसके अंदर वेरिएशंस होनी चाहिए, कहाँ पे आपको इटैलिक चाहिए, कहाँ पे रेगुलर चाहिए, कहाँ पे बोल्ड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। और जो आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते जाते हैं, क्लाइंट्स की फीडबैक आना शुरू हो जाती है, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप फौरी तौर पर इन चीज़ों को समझना चाहें, सीखना चाहें तो बहुत आसान है। आप अच्छी वेबसाइट्स पे चले जाएं या सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स को आप देखें, उनके डिज़ाइंस को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो टाइप के अंदर किस खूबसूरत तरीके से वेरिएशंस जो है वो पैदा करते हैं, किस जगह पे कौन सा फॉन्ट यूज़ किया हुआ उन्होंने। इसी तरीके से वेबसाइट्स के अंदर जो वेब डिज़ाइनर्स हैं वहाँ पे वो फॉन्ट फैमिलीज यूज़ करते हैं, तो आप ये देखें कि उन्होंने फॉन्ट फैमिलीज के अंदर जो है वो किस तरीके से वेरिएशन पैदा की है, या टाइप के वेट के साथ उन्होंने किस तरीके से प्ले किया हुआ है, या कलर की वेरिएशन जो है वो टाइप के साथ किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल की है। दरअसल कोई ग्राफिक डिज़ाइन का प्रोजेक्ट हो या वेब डिज़ाइन का, इसी तरीके से ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पे हम यूनिक नज़र आना चाहते हैं, वहाँ थोड़ा सा हम डिफरेंट नज़र आना चाहते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में कभी जाएं और शेल्फ में रखी हुई हज़ारों किताबों को देखें तो हर किताब का जो सर वर्क है वो दरअसल दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इसी तरीके से आपकी मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नेशनल कंपनीज़ की हों या मल्टी नेशनल कंपनीज़ की, तो हर प्रोडक्ट जो है उसकी पैकिंग डिफरेंट होगी। और ये सारे का सारा जो डिफरेंस है फूलों के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी सब्जियां, फल, मुख्तलिफ रंग, ये दरअसल ज़िंदगी के अंदर एक सिमेट्री पैदा करते हैं ताकि हर चीज़ अपनी पर्सनैलिटी के साथ उभर के सामने आ सके। कलर्स की, टाइप की, इसी तरीके से जो आपका ग्रिड और स्ट्रक्चर होता है डिज़ाइन का, इसकी एक पर्सनैलिटी होती है, एक फील होती है कि जब आप उसको देखें
तो उसको देखते साथ ही वो आपकी आंखों को भला लगे और आपके अंदर दिलचस्पी पैदा हो, आपके जज्बात को तहरीक मिले, ताकि आप इसको आगे भी देख सकें। जैसे हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग का शोबा है, तो वो सारे का सारा बेस ही इन 3-4 चीज़ों के ऊपर करता है। वो एक कैची हेडलाइंस बनाते हैं, इस तरीके से एक कैप्शन दिया जाता है जिसको उर्फे आम में कॉपी भी कहते हैं, कि पढ़ने वाला जो है वो आगे देखे। और जब वो सब हेडिंग पे जाएगा या बॉडी कॉपी पे जाएगा तो उसके बाद नीचे एक होता है कॉल टू एक्शन। क्योंकि जितनी मेहनत आपने यहाँ से करनी शुरू की है हेडिंग से या टाइटल से, तो आखिर उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा। तो आप या तो ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपका कस्टमर अखबारात के अंदर आए हुए इस ऐड को देखे और आपकी प्रोडक्ट को खरीदे। हर वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का बटन होता है। क्योंकि ये 3 हिस्से हैं इसके, आपने बताना है कि आप क्या देना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप डिज़ाइन के अंदर वो चीज़ देना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आप उनको वो बताते हैं कि आपको ये चीज़ कहाँ से मिल सकती है। क्योंकि जब तक आपका एड्रेस नहीं होगा, आपने दरअसल अपने जो देखने वाले हैं उनको खला में छोड़ दिया है। उन्हें एक चीज़ पसंद तो आ गई है, लेकिन अब वो राब्ता किसके साथ करें। तो ये बहुत बड़ी मिसिंग होती है कि बाज़ डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉल टू एक्शन जो है वो मिसिंग होता है। तो ये कुछ बेसिक्स थी। इसी तरीके से ये जो टाइप फेस होता है या फॉन्ट होता है, इनकी टाइप्स भी हैं। एक टाइप फेस ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि ये सैरिफ है। इस सैरिफ का दूसरा नाम रोमन भी है। अब सैरिफ फॉन्ट क्या होते हैं कि जिनके साथ आपको, अगर आप कैरेक्टर्स के ऊपर गौर से देखें तो यहाँ छोटी छोटी लाइनें बनी हुई होती हैं। उनके पाँव के नीचे भी, इसी तरीके से ऊपर दाएं बाएं जो है फॉन्ट के ऊपर ये छोटी छोटी डंडियां सी एक बनी हुई नजर आती हैं। तो उस डंडी को, वो जो लाइन छोटी छोटी नजर आती है, वो होता है जिसको कहते हैं सैरिफ। अब दूसरी तरह की जो टाइप फेस होती है उसके अंदर सैरिफ नहीं होता, तो उसका नाम है टेक्निकली सैंस सैरिफ। सैंस जो है वो कदीम फ्रांसीसी या लातीनी जुबान में विदाउट के लिए इस्तेमाल होता था, यानी के बगैर, कि जब वो डंडी के बगैर फॉन्ट होगा तो हम कहेंगे कि ये सैंस सैरिफ फॉन्ट है। इसी तरीके से तीसरा ये है कि कोई स्क्रिप्ट का फॉन्ट होगा, जैसे बिल्कुल स्क्रिप्ट की सूरत में, जैसे कैलीग्राफी में हम करते हैं। इसी तरीके से एक चौथी किस्म हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि बड़ा डेकोरेटिव किस्म का, उसके अंदर बड़ी करली एक शेप बनी होगी, बहुत सारे और डिफरेंट डिजाइन्स होंगे। तो ऐसे फॉन्ट्स जो होते हैं वो डेकोरेटिव होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं या त्यौहार होते हैं जिसमें हम डेकोरेटिव फॉन्ट्स या वो यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं वो 2-3 मुख्तलिफ सूरतों में आते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रू टाइप, या उस फॉन्ट के आगे आपको टी लिखा हुआ नजर आएगा। ट्रू टाइप फॉन्ट दरअसल एप्पल वालों ने निकाला था एडोबी के पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट के मुकाबले में। इसके बाद एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट ने इनिशियली मिलके ओपन टाइप जो है वो फॉन्ट निकाला। ओपन टाइप जो है ये दूसरे दोनों से मुकाबला ले गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसका दामन बहुत कुशादा था, इसके अंदर लिगेचर्स थे। इसी तरीके से किसी भी टाइप के अंदर जो एडिशनल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम लिगेचर भी कहते हैं या ग्लिफ्स वगैरह होते हैं, वो ओपन टाइप फॉन्ट्स के ज्यादा होते हैं। ओपन टाइप फॉन्ट्स या उनके आगे ओ लिखा हुआ होता है। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये आपको थोड़ी बहुत मालूमात जो है वो पता होनी चाहिए। ये मैं हर ट्यूटोरियल के शुरू में थोड़ी बहुत आपको डिटेल इसलिए बताता हूँ कि जब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आते हैं तो ऑनलाइन वर्ल्ड में जो आपका क्लाइंट है वो बड़ा ट्रेंड है, वो बड़ा वेल एजुकेटेड है, वो चीज़ों को समझता है, उसको अवेयरनेस है। अब उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए। फर्ज करें वो अगर आपको कोई लोगो का प्रोजेक्ट दे देता है और साथ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको पास करता है। अब वो इंस्ट्रक्शंस जो है उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होंगी। वो चाह रहा है कि टेक्स्ट बेस्ड लोगो हो, वो चाह रहा है कि जी इसके अंदर सैंस सेरिफ आपने यूज़ नहीं करना, सेरिफ यूज़ करना है। तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि सैंस सेरिफ वही किसको कहते हैं। इसी तरीके से स्लैब सेरिफ होता है। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जब कभी आपको वक्त मिले, आप ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से जो की टर्म्स हैं उनके बारे में ज़रूर मालूमात लिया करें। अब तो बहुत आसान हो गया है, गूगल की छोटी सी बार है, उसके अंदर लिखें ग्राफिक डिज़ाइन की टर्म्स और वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने मौजूद होगी। तो इनको समझना ऑनलाइन वर्ल्ड में काम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ही हमने टाइप टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया तो इसकी ऑप्शन बार हमारे सामने ओपन हो जाती है। सब टूल्स की तरह एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का पैनल है। यहाँ से हम पहले से बने हुए प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये जो डिम है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है टॉगल टेक्स्ट ओरिएंटेशन, कि जब आपने टाइप करना है तो फर्ज करें आपने एक लाइन में टाइप किया हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो वर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं।
फॉन्ट के बारे में ये याद रखिएगा कि फोटोशॉप के अंदर ये जो टेक्स्ट है या फॉन्ट है या टाइप फेस है ये वेक्टर बेस्ड है, जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर होता है। इसी तरीके से जो ही हम यहाँ से कोई फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे होती है उसकी वेटेज कि आपने फॉन्ट जो है वो रेगुलर इस्तेमाल करना है, बोल्ड इस्तेमाल करना है, इटैलिक इस्तेमाल करना है या इसी तरीके से कंडेंस इस्तेमाल करना है। ये टेक्स्ट का साइज है। यहाँ से अगर आप स्क्रब करेंगे लेफ्ट या राइट तो इस तरीके से साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी आप पॉइंट्स जो हैं वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इसके साथ PET लिखा हुआ है ये पॉइंट्स हैं। अगर आप फर्ज कर लें इन पॉइंट्स को पिक्सल्स में लेके जाना चाहें तो फिर आप एडिट के मेन्यू में जाके प्रेफरेंस के अंदर जाके जब आप टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां से आप ये सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है नन, शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग या स्मूथ। जैसे हमने बहुत सारे टूल्स में एंटी एलिसिंग का ऑप्शन देखा था, तो कुछ टाइप फेसेस इस तरीके से होते हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी हमें शार्पनेस जो है वो लानी पड़ती है, या हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा क्रिस्प नजर आए। बहुत सारे फॉन्ट्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग के साथ ज़्यादा बेहतर नजर आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम स्मूथ के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में फील करते हैं। बहुत सारी जगहों पे नन का ऑप्शन भी मैंने देखा है कि जब आप नन सेलेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक डिस्प्ले होता है। इसी तरीके से ये अलाइनमेंट्स के हैं, लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन या आपने राइट अलाइन करना है। ये कलर क्या है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कलर का पैनल ओपन हो जाता है और अब इसके सामने लिखा हुआ होगा टेक्स्ट कलर। यानी जिस जगह पे भी आप कलर पैनल ओपन करेंगे तो ये छोटी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ होगा कि ये आपने स्ट्रोक कलर करना है, फिल कलर करना है या यहाँ पे टेक्स्ट कलर है। जब हम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक जगह पे वंस क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा कि यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट हो गई, ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन जो पहले ग्रे थे, डिम थे, अब वो हमारे एक्टिव हो गए हैं। तो ये होता है वार्प टेक्स्ट करने के लिए कि जब आपने टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन पैदा करना है, कोई लफ्ज़ लिखे तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है जिससे हम करैक्टर और पैराग्राफ पैनल्स जो हैं उनको टॉगल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा और आप चाहते हैं कि वो चेंजेस सेव ना हो तो फिर आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो चेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं तो यहाँ से टिक मार्क कर देंगे। अगर आप उस लेयर को, टेक्स्ट की लेयर को 3D के मोड में लेके जाना चाहते हैं तो इस तरीके से 3D का जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो जो ही हम यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करते हैं इस तरीके से, तो अब चूंकि हमारा कलर जो था वो पहले से ये पिंक कलर सेलेक्ट था और उतना ही जो फॉन्ट हमने रखा हुआ था 152 पॉइंट्स वो दूसरे लफ्ज़ के ऊपर भी उसी तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ या मूव टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब इसका मतलब ये है कि मैं इस टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ। अब इसको रीसाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जब आप टाइप टूल के ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको स्क्रब करें तो इस तरीके से भी ये फॉन्ट जो है वो छोटा हो जाएगा, या Ctrl+Z करके हम देखते हैं। अब चूंकि आपका टाइप एक नई लेयर पे है, आप Ctrl+T करके ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं। इसी तरीके से Alt और Shift की से मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अब इसकी आप प्लेसमेंट जो है वो किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप एक दफ़ा फिर यहाँ पे T के ऊपर क्लिक करें या कीबोर्ड से T प्रेस कर दें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप इसका अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम ये कर लेते हैं, या इस तरीके से यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे तो ये अब आपका कलर जो है वो चेंज हो गया है। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें अगर मैं इसको वार्प करना चाहता हूँ, टाइप टूल जो कि मेरे यहाँ से सिलेक्ट है, तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक पैनल ओपन हो जाता है वार्प टेक्स्ट के हवाले से। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें हम इसको आर्क बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये आर्क बन जाएगा। अब इसकी आगे डिफरेंट मोड्स हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। वर्टिकल करेंगे तो इस तरीके से ये शेप हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल जो है इस तरीके से। उसके बाद इसका बेंड है, फिलहाल 50% पे है। अगर आप इसको राइट साइड पे ले जाएं या थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो इस तरीके से इसका बेंड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है कि आपने इसको किस तरीके से डिस्टॉर्ट करना है। पॉजिटिव साइड पे ले जाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। फिर ये वर्टिकल डिस्टॉर्शन है। तो इस तरीके से ये हर ऑप्शन के साथ जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से गुंजाइश है या आप क्या डिज़ाइन वहाँ पे बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से आर्क लोअर है, अपर है। इसी तरीके से अगर आप बल्ज के ऊपर चले जाएंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ सेटिंग जो है वो आप चेंज करके भी इसको देख सकते हैं। अब इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एडिटेबल टेक्स्ट है। यानी यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड के अंदर फ़र्ज़ करें मैं अगर इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एक तरीका यह है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा,
और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपकी टेक्स्ट लेयर बनी हुई है लेयर पैनल के अंदर, जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो इससे भी आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये होता है कि यहाँ से लेयर सिलेक्ट हो और जो ही मैं कीबोर्ड से टी प्रेस करता हूँ तो अब मैं इस टेक्स्ट को दोबारा से चेंज कर देता हूँ। तो फर्ज कर लें यहाँ इसके ऊपर मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया। चूंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव और एडिटेबल टेक्स्ट है, अब मैं इसको कहता हूँ लेट्स डू दिस। तो जो ही मैंने ये टाइप किया तो वो जो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया हुआ था इससे पहले वाले टेक्स्ट को, तो वो इस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो गया है। अब अगर इसको मैं कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस उसी जगह पे चला जाएगा। तो ये जो ऑप्शंस थे ये आपके चारों के चारों टाइप टूल्स के साथ इस्तेमाल होंगे। अब हमने ये हॉरिजॉन्टल किया हुआ है तो यहाँ से जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा कि अब उसका वर्टिकल हो गया है और वो इफेक्ट भी इसके ऊपर उसी तरीके से अप्लाई है। कंट्रोल जी करके हम इसको अनडू करते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा मरतबा अनडू करना हो तो आल्ट कंट्रोल प्रेस करके फिर जी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये 2 से ज्यादा मरतबा जो है वो अनडू प्रोवाइड कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो वर्टिकल टाइप टूल है। अगर आप यहाँ से फ्लिप नहीं करते तो आप यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करें तो अब आपने देखा कि इसका कर्सर जो है इसकी साइड चेंज हो गई है। तो जो ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कर्सर इस तरीके से ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। अब हम इसको इस तरीके से लफ्ज लिखते हैं कोई भी, तो अब ये जो हमने लफ्ज लिखा ये उसने वर्टिकल अंदाज में टाइप कर दिया है। तो वर्टिकल टाइप टूल जो है इसका सिर्फ इतना सा ऑप्शन है, बाकी सारे के सारे वही हैं। अब यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फर्ज कर लें हम पीटी सैंस जो है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बोल्ड हमें चाहिए या एटैलिक चाहिए या रेगुलर चाहिए, तो इस तरीके से आपका डिस्प्ले भी हो रहा होगा। इसी तरीके से हम यहाँ से भी इसका फॉन्ट वेट जो है वो चेंज कर सकते हैं और वेरिएशन ला सकते हैं। फिर साइज है, यहाँ से आप छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। यहाँ इसको अगर आप फर्ज कर ले क्रिस्प कर लेते हैं तो फिर आप देख सकते हैं इसको जूम करके कि क्रिस्प से क्या फर्क पड़ता है। अगर फर्ज कर ले हम इसको नन करते हैं तो आपने देखा इसके अंदर थोड़ी सी चेंज आ गई है। अगर मैं इसको स्मूथ करूंगा तो इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। तो मुख्तलिफ फॉन्ट्स के साथ मुख्तलिफ मोड्स जो हैं वो आप चेक करके देख सकते हैं। जो आपका बैकग्राउंड के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट दे उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो कंट्रोल 0 करके मैं इस डॉक्यूमेंट को वापस लेके जाता हूँ, कंट्रोल 0, तो ये डॉक्यूमेंट आपका पूरे का पूरा यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्टिकल टाइप मास्क टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये दोनों टूल जो है ये मास्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो ही आपने यहाँ से ये सिलेक्ट किया और यहाँ आके आपने एक दफ़ा क्लिक किया तो अब आपने देखा कि वो मास्क का कलर जो है वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया है और ये अभी तक वर्टिकल नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम एक दफ़ा इसको क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, फ़र्ज़ कर लें हमने लिखा लाइफ, इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से फॉन्ट जो है वो भी कोई नया सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम ओपन सैंस एक्स्ट्रा बोल्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो ही आप इस फॉन्ट से बाहर आएंगे इसको क्लिक करेंगे या आप मूव टूल से यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अब उसने उतने हिस्से की सिलेक्शन कर दी है। तो इस तरीके से ये लफ्ज लाइफ जो है ये आपकी सिलेक्शन के मोड में चला गया है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आप इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V करके आप अप्लाई करते हैं तो एक नई लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है और वो जो बैकग्राउंड था वो दरअसल उसने मास्क करके इसके अंदर डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस तरह नुकसान क्या होगा कि ये लेयर जो है वो रेस्टराइज हो गई है और ये एडिटेबल नहीं रही। इसी तरीके से हम आल्ट कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं दोबारा सिलेक्शन के ऊपर। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से मास्क कर दें। जब आप मास्क करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो बाकी एरिया था वो हाइड हो गया है और सिर्फ इतना हिस्सा डिस्प्ले होगा जितने हिस्से पे सिलेक्शन थी। आल्ट कंट्रोल Z करके हम इसको अनडू करते हैं। इसी तरीके से इसका एक बेहतरीन ऑप्शन भी है जिसमें आपका टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल रहेगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल J करके एक डुप्लीकेट बनाते हैं। इस लेयर को हम रेस्टराइज कर लेते हैं और इसको हम हाइड कर देते हैं ताकि ये हमारे पास सेव रहे। अब इसके ऊपर फर्ज कर लें कि हमने नॉर्मल टेक्स्ट टूल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट किया और टाइप करना शुरू कर दिया। यहाँ पे फर्ज करें मैं लफ्ज लिखता हूँ पैशन। अब चूंकि ये टेक्स्ट की नई लेयर बनी है लिहाजा मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ इस तरीके से। इनको हम हाइड कर देते हैं ताकि हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। अब इस लेयर को, ये जो पैशन वाली लेयर है, इसको मैं ले जाता हूँ इस लेयर के नीचे। अब वो लेयर उसने हाइड कर दी। ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से जब मैं आल्ट की प्रेस करता हूं तो ये देखें आप एक ये डाउन एरो है और साथ उसके एक स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे मैं क्लिपिंग कर सकता हूं। तो जो ही मैं यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करूंगा तो अब वो जो इमेज था वो आपका क्लिप हो गया।
अब आप उसको इंडिपेंडेंटली मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से, और नीचे आपका टेक्स्ट जो है वो कायम रहेगा। तो जब आप वंस क्लिक करते हैं तो ये होता है पॉइंट टाइप, यानी इसके ऊपर अगर आपने कोई भी लफ्ज लिखना है, फर्स्ट कर लें हम कह सकते हैं कि लाइफ इज सच ए ब्लेसिंग। तो जब मैंने इसको टाइप करना शुरू किया तो ये देखें आपने, ये डॉक्यूमेंट से बाहर चला गया क्योंकि मैंने उसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं की थी। अब उसके लिए ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका फॉन्ट जो है वो छोटा करूंगा, या यहाँ से एंटर करके यहाँ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके आऊंगा। इस तरीके से मैं मूव कर सकता हूँ इस टूल के साथ। ये था पॉइंट टाइप, कि आपने सिर्फ पॉइंट किया था कि यहाँ से टाइप करना शुरू कर दो। इसी तरीके से फर्ज करें अगर इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ, और दूसरा ये होता है कि जब आपने टाइप टूल यहाँ से सिलेक्ट किया तो क्लिक करने की बजाय आप लेफ्ट माउस क्लिक को यहाँ से प्रेस करके रखें और इस तरीके से आप ड्रैग कर लें। ये फर्ज कर लें आपने एक एरिया जो है वो डिफाइन कर दिया, इसको कहते हैं एरिया टाइप। अब फर्ज कर लें इसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करना है, तो या आप अपने क्लिपबोर्ड से जो कॉपी किया होगा वो पेस्ट कर देंगे, या इसी तरीके से फौरी तौर पर अगर आपने डेमो बनाना है तो टाइप के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है पेस्ट लोरम इप्सम। तो ये लोरम इप्सम जो है एक डमी टेक्स्ट होता है, तो जो ही आपने इसको क्लिक किया तो वो इसके अंदर पेस्ट हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसका साइज जो है वो बिल्कुल छोटा कर लेते हैं ताकि ये उसके अंदर फिट हो जाए। अब चूंकि ये उसकी बॉडी कॉपी थी, लिहाजा बॉडी कॉपी को जो है इस तरीके से एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है वो रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम इसका साइज जो है वो मजीद छोटा करके देख लेते हैं कि ये किस हद तक हमारे पास एडजस्ट हो सकता है। एरिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपने कॉर्नर देखे होंगे, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से मूव करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से छोटा या बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपने टाइप टूल यहाँ से सिलेक्ट किया, अब हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने दो पैनल ओपन हो जाते हैं। एक पैनल का ताल्लुक है कैरेक्टर के साथ और दूसरा पैनल जो है ये है पैराग्राफ, यानी जब आपने एक लफ्ज लिखना है, एक हर्फ लिखना है, तो वो कैरेक्टर का जो पैनल होगा वो काम आएगा। इसी तरीके से दूसरा जो है वो पैराग्राफ के हवाले से है। ये यहाँ पे आपको राइट साइड पे 3 लाइनें नजर आ रही हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो फर्दर इसके अंदर ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। फर्ज कर लें आपने किसी एक प्रोजेक्ट में काम किया या किसी और ने आपकी जगह पे बैठ के काम किया और आप चाहते हैं कि नए सिरे से उसकी लेडिंग करने या ट्रैकिंग वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर लें, तो यहाँ से उसको रीसेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन है, रोमन, हैंगिंग, पंक्चुएशन, जस्टिफिकेशन, हाइफनेशन का ऑप्शन सेट करने हैं, या आपने इसको रीसेट करना है तो फिर आप यहाँ से भी इसको रीसेट कर सकते हैं। चूंकि टाइप टूल जो है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एडवांस है, एक ट्यूटोरियल के अंदर बहुत मुश्किल है इसको हम कंप्लीट कर सकें, तो मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि इसके बाद भी 1-2 ट्यूटोरियल जो है वो एडवांस लेवल के ज़रा टाइप टूल के हवाले से जो आपके सामने ला सकूं, ताकि आपको प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर मजीद बेहतर अंदाज में टाइप टूल का इस्तेमाल करना आ जाए। इसी तरीके से पेन टूल के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी अपनी मर्जी से पाथ बना के उसके ऊपर अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। फर्ज कर लें हम यहाँ से P से पेन टूल जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं, एक नई लेयर बना के हम उसके ऊपर कोई पाथ जो है वो इस तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पेन टूल में। अगर आपने इनके बारे में दोबारा से देखना हो तो ये ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है पेन टूल का, यहाँ पे क्लिक करके आप पेन टूल का ट्यूटोरियल जो है वो देख सकते हैं। तो जो ही हमने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया इस तरीके से, तो ये एक आपका पाथ बन गया है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं तीसरा एंकर यहाँ पे लगाता हूँ और ड्रैग करता हूँ, इस तरीके से ये एक विगली सा पाथ बन गया। तो अब जो ही मैं यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस पाथ के बिल्कुल करीब जाता हूँ, तो आपने देखा ये एक छोटा सा सिंबल सा आना शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि मैं इस पाथ के ऊपर जब टाइप करूंगा तो उस टाइप की शेप भी इसी तरीके से बन जाएगी। अब फर्ज कर लें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैशन। अब ये लफ्ज मैंने पैशन इसके ऊपर लिख दिया, इसको सिलेक्ट करके मैं इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अब फर्ज कर लें इसके अंदर मैं कुछ और कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो यहाँ पे इस तरीके से वो इस पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो जब हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो ये तीनों की तीनों एंकर पॉइंट्स जो थे आपके एक्टिवेट हो गए हैं। अब इसको आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो चूंकि आपने एक पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखा था, तो इस तरीके से उस टेक्स्ट की शेप भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूं, इसका हैंडल पकड़ के मैं इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी चेंज कर लूंगा। आप फर्ज करें यहाँ पे इसके आगे हम कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो इसी तरीके से पाथ को फॉलो करेगा। इसी तरीके से फर्ज कर लें हम यहाँ से एक शेप टूल लेते हैं
और वहां से हम एक्लिप्स टूल जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। शेप की बजाय हम यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके मैं इस तरीके से एक सर्कल बनाता हूं। अब चूंकि ये आपका एक पाथ है तो जो ही मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया, यहां से मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूं और जो ही मैं इसके करीब आऊंगा तो आपने देखा कि ये इसके ऊपर ये एक आइकन बनना शुरू हो जाता है। तो जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और दोबारा से मैं टाइप करना शुरू कर देता हूं, फर्ज कर ले इस तरीके से, तो वो इस सर्कल के इर्द गिर्द जो है वो टाइप करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर फर्ज कर लें यहाँ से मैं पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप आके हवर करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा, एक आपका लेफ्ट एरो और एक आपका राइट एरो है। तो जब मैं इसको क्लिक करके लेफ्ट माउस क्लिक से राइट साइड पे जाता हूँ तो मेरे जो टेक्स्ट हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको बाहर की तरफ ले जाता हूँ तो ये दायरे से बाहर जो है वो चला जाएगा मेरा टेक्स्ट। लेकिन अगर उसको लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके होल्ड करके रखता हूँ और इस तरीके से सर्कल के अंदर आऊंगा तो फिर ये जो टेक्स्ट होगा ये दायरे के अंदर मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो समटाइम्स इस तरीके से भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने सर्कुलर अंदाज में टाइप करना होता है। यहाँ पे आप इसका फॉन्ट जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था टाइप टूल्स के पैनल्स में मौजूद इन 4 टूल्स का तारफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार। थैंक यू वेरी मच।